हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीटी 2 जो एलपी का होने वाला है। जो ट्रेड का टेस्ट होता है 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का होगा। उसको हम पढ़ने वाले हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके ट्रेड में आए थे, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका बैक पेपर है या बैक पेपर दे चुके हैं और दूसरे सेकेंड ईयर का पेपर है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है और जो एलपी सीबीटी 2 में 75 में उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। तो हमारा ये तीसरा लेक्चर है। आप कृपया करके इसको देखें। और मैं बेसिक पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बोल रहा हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलिपर्स कि कैलिपर्स क्या होता है, कैलिपर्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो कैलिपर्स हमारा अप्रत्यक्ष माप उपकरण है। मतलब अप्रत्यक्ष माप का मतलब होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या होता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। कहने का मतलब ये है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया या कोई भी, देखिए सिलेंड्रिकल, मैं कहूँ कि इसका आप एक्सटर्नल डायामीटर मापिए। क्या मापिए? एक्सटर्नल डायामीटर। एक्सटर्नल डायामीटर का मतलब ये होता है कि इसका वाह्य आपका मेजरमेंट करना है, वाह्य मापन करना है। तो आप स्केल से नहीं कर सकते ना। रूलर स्केल भी आते, उससे भी नहीं कर सकते। तो डिफिनीशन कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष माप का मतलब होता है ऐसी माप, ठीक है, ऐसी माप जो हम डायरेक्ट नहीं माप सकते। कैसे? सपोज दैट ये जो है हमारा लेंथ है, मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। सपोज दैट 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या 4.5 सेंटीमीटर को क्या डायरेक्ट माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। कैसे? स्केल से बिल्कुल माप सकते हैं। ये डायरेक्ट माप हो गया। बट यदि मैं कहूँ कोई भी ऑब्जेक्ट को, यदि उसका हमें इंटरनल डायामीटर मापना है, सपोज दैट इस वाले डायग्राम में देख लीजिए, दिया हुआ है। इस वाले डायग्राम में अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि इसका इंटरनल, जो ये इंटरनल है, यहाँ से लेकर के लेंथ और यहाँ तक, मैं कहूँ इंटरनल डायामीटर आप स्केल से मापो, आप नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट माप है, डायरेक्ट माप नहीं ले सकते। इसको हम एक्यूरेसी के साथ स्केल से नहीं माप सकते। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए यूज़ करेंगे कैलिपर्स। क्या यूज़ करेंगे? कैलिपर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पूछेगा कैलिपर्स कैसी माप है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स कैसी माप है। अब पूछ लेगा क्वेश्चंस कि कैलिपर्स कैसी माप है, तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट माप है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है या अप्रत्यक्ष माप है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ठीक है। जिनका उपयोग माप को स्टील रूल से जॉब तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत कैलिपर्स को उनके जोड़े और उनके लेगों के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। लेग किसको बोल रहा है? उसके पैर को बोल रहा है, ठीक है। लेग का जो होता है पेयर होता है। पेयर मतलब होता है जोड़ा। जैसे 1 लेग नहीं होगा तो कितने लेग होंगे? 2 लेग होंगे, ठीक है। आगे हम डायग्राम में समझेंगे। चलिए देखिए, पहले आते हैं हम जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पढ़ेंगे कि जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, आते हैं जॉइंट्स। एक होता है हमारा फर्म जॉइंट कैलिपर्स, जो फिगर 1 में हमको दिखाया गया है। क्लियर है? दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स, जो फिगर 1B में दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले डायग्राम को अच्छी तरह समझेंगे। ये फर्म जॉइंट है। फर्म जॉइंट का मतलब एक फिक्स है, आप एक
मतलब उस पे मूवेबल पार्ट्स फर्म पे आप नहीं कर सकते। लेकिन जो एडजस्टेबल नट है यहाँ पे दूसरे में, तो हम इस डायामीटर को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये स्प्रिंग जॉइंट है, जिस पे स्प्रिंग लगा होता है स्प्रिंग जॉइंट, जिस पर फर्म के टाइप एक पीवेट की टाइप लगी होती है वो फर्म जॉइंट होता है। डायरेक्ट माप, इसमें इनडायरेक्ट माप ली जाती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब देखिए, हमने अगले लेक्चर में बताया था आपको कि जो स्प्रिंग है और जो लेग है, देखिएगा जो स्प्रिंग है और जो लेग है, ये स्प्रिंग और लेग, ठीक है, स्प्रिंग और लेग के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी नहीं, कैलिपर्स के आया हुआ है कि कैलिपर्स के स्प्रिंग की और लेग की लंबाई, जो लेग की जो लेंथ होती है उसको क्या डिनोट होता है, तो कैलिपर्स की साइज डिनोट करते हैं। कैलिपर्स का साइज आता है उससे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। समझ में आया डायग्राम? ठीक है। आते हैं लेग, कि ये जो लेग है इसका, लेग का क्या काम होता है। तो देखिए, ये जो लेग है ये, ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, आंतरिक माप लेने के लिए कैलिपर्स के अंदर, फिगर 2 में दिखाते हैं, ये बाहरी माप लेने के लिए बाहरी कैलिपर्स। इस लेग का प्रयोग कहाँ करते हैं? आंतरिक माप लेने के लिए, ठीक है, आंतरिक माप लेने के लिए और किसके लिए? वाय माप लेने के लिए। देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में हम समझते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस को कवर करना है, इसमें से डिस्टेंस को कवर करना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 3 वाले से जो एडजस्टेबल था हमारा, एडजस्ट करने वाला जो हमारा था, जो नट था, इसकी सहायता से हम इंटरनल क्या लेते हैं, इंटरनल मेजरमेंट लेते हैं। क्वेश्चंस आएगा कि इंटरनल मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से लेते हैं इंटरनल। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? जो इंटरनल डायामीटर का हम मेजरमेंट लेते हैं वो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से लेते हैं। बट यदि हम एक्सटर्नल की बात करें, किसका बात करें, यदि हम एक्सटर्नल की बात करें तो किसका यूज़ करेंगे, यदि हम एक्सटर्नल की बात करें तो किसका यूज़ करेंगे, हम करेंगे फर्म जॉइंट का। किसका यूज़ करेंगे? फर्म जॉइंट कैलिपर्स का। किसका यूज़ करेंगे? फर्म जॉइंट कैलिपर्स का यूज़ करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आंतरिक माप के लिए देखिए, ये फर्म जॉइंट ही है, जो हमने यहाँ दिखाया था ये फर्म जॉइंट ही है, तो ये एक्सटर्नल माप यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टील के रूल के साथ कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। स्टील के रूल के साथ कैलिपर्स का उपयोग इसलिए करते हैं कि स्टील के रूल्स जो होते हैं यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ आपका मेजरमेंट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया, ये गलत हो गया, ये मान लीजिए 5 है यहाँ डिस्टेंस 1 2 3 4। सपोज दैट मुझे क्या करना है, इसका जैसे हमने मेजरमेंट किया, सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका हमने मेजरमेंट किया एक फर्म कैलिपर से, हमने यहाँ मेजरमेंट कर दिया, यहाँ मेजरमेंट कर दिया, ये फर्म कैलिपर से। तो इसका जो मेजरमेंट, फिर इस फर्म कैलिपर्स को उठा करके यहाँ हमने एक्सटर्नल यानी वाई डायमीटर तो हमने मेजरमेंट कर लिया, इसको उठा करके हम स्टील रूल पर यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जब रखेंगे इसको, तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो गैप है कितना इसमें आ गया। तो हम कह सकते हैं, मान लो इसमें आ गया 1.5 mm, 1.5 mm। तो वाई जो हमारा माप होगा वो 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको मेजरमेंट करके स्केल रूल पर हम रखते हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं कितनी एक्यूरेसी देता है। स्टील रूल के साथ कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है, क्लियर, और सटीकता 0.5 mm तक सीमित है। मतलब ये 0.5 mm तक एक्यूरेसी आपका दे सकता है।
संवेदनशील अनुभव के साथ कैलिपर्स का उपयोग करके जाप की समानता आदि को उच्च सटीकता के साथ जांचा जा सकता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स में स्प्रिंग जॉइंट में एडजस्टिंग नट की मदद से त्वरित सेटिंग का लाभ होता है। मैं बताया हूँ एडजस्टेबल, ये जो है, ये जो हमारा एडजस्टेबल वाला जो है, ये क्या करता है, सेटिंग का लाभ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको नट की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, जितना डायमीटर को हमको करना है उसको डायमीटर को भर करके और उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। यह मजबूत वाइंड कैलिपर सेट के लिए लकड़ी की सतह पर लगे लेग को हल्के से टैप करें। क्लियर हुई बात। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, जेनी कैलिपर्स की बात करने वाले हैं कि जेनी कैलिपर्स क्या होता है। कैलिपर्स के बारे में आपको पता चल गया कि कैलिपर्स का यूजेस क्या है, कैलिपर्स का कैसे यूज करते हैं, कैलिपर्स कितने, एक फर्म कैलिपर्स होता है, एक स्प्रिंग कैलिपर्स होता है, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, एडजस्टेबल होता है, नट होता है। फर्म में नट्स नहीं होता है, स्प्रिंग नहीं होता है। क्लियर हुई बात। फर्म का जो यूजेस होता है वो क्या होता है कि हम वाई के लिए प्रयोग करते हैं, वाई मेजरमेंट के लिए, वाई डायमीटर के लिए यूज करते हैं, इंटरनल के लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज, ठीक है। उसकी लेग का जो प्रयोग करते हैं हम, लेग का, तो स्प्रिंग का जो होगा आपका किसका, इंटरनल प्रयोग करेंगे उसका, इंटरनल डायमीटर के लिए। चलिए देखिए जेनी कैलिपर्स में एक लेग, देखिए यहाँ पे कह रहा वहाँ कितने थे, जेनी कैलिपर्स में एक लेग एक समायोजित बिंदु विभक्त बिंदु के साथ होता है, जबकि दूसरा एक मुड़ा हुआ लेग होता है। जैसे फिगर 1.5 यानी 150 mm और 200 mm और 250 mm, ठीक है, और 300 mm में उपलब्ध होते हैं। देखो इंक्रीजिंग कितना है, 50, इसमें भी 50 का इंक्रीजिंग है, इसमें भी किसका इंक्रीजिंग है, 50 का, यानी सभी में 50-50 का इंक्रीजिंग है। यानी इतने डायमीटर के आकार में, इतने mm के आकार में ये क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। जेनी कैलिपर्स का उपयोग क्या होता है, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनी कैलिपर्स का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ करते हैं, अंदरूनी और बाहरी किनारों के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए। अंदरूनी का मतलब होता है इंटरनल, और इसके बाद बाय का मतलब होता है एक्सटर्नल। क्या होता है, एक्सटर्नल, मतलब अंदरूनी और बाहरी किनारों के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जेनी कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। गोल सलाखों का केंद्र खोजने के लिए, गोल सलाखों का मतलब कि सेंटर पॉइंट बोल रहा है, गोल, अगर सपोज दैट यहाँ पे है हमारा ये सर्कल, अब इसका हम सर्कल यहाँ केंद्र है, यहाँ सेंटर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, तो इसको खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जेनी कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आइए, अंदरूनी और बाहरी किनारों को समांतर चिन्हित करने के लिए फिगर पॉइंट देखो 2 और 3, देखिए यहाँ पे जो है, पहले क्या करेंगे, पहले हम ये हमारा रूलर है, पहले देखिए हम बताते हैं आपको। कह रहा है कि जेनी कैलिपर्स में क्या होता है कि एक लेग होता है, एक जो लेग होता है एक ही लेग होता है, बट एक मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये आपका है मुड़ा हुआ, और ये आपको चिन्हित करने के लिए। तो ये जो होगा आपका फिगर 2 वाला, ये क्या करेगा, ये समानांतर जो रेखाओं का, जो समांतर जो रेखाएं हैं, स्टील रूल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम इस पे करेंगे हम इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हमारा डायमीटर है वो हम फिगर 2 से मेजरमेंट करेंगे। लेकिन फिगर 3 की बात करें, फिगर 3 में क्या होगा, फिगर 3 में हम किसी भी सिलेंड्रिकल, कोई भी सिलेंड्रिकल पीस है, उसका वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल मतलब कैसा, बेलनाकार, तो बेलनाकार जो आपका वर्क पीसेस है, जो बेलनाकार तरह की आकृति का है, उसका हम क्या करते हैं, सेंटर खोजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर खोजने के लिए जेनी कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं।
क्लियर हुई बात। तो इसमें दो हो गया। अंदरूनी के लिए गोल सुराखों के लिए फिगर पॉइंट 3 में ये बोला था ना, यहाँ पे आपको देखिए अंदरूनी और बाहरी किनारों के लिए समांतर रेखा को चिन्हित करने फिगर 2 में, और गोल सलाखों का केंद्र खोजना फिगर 3 में। क्लियर हो रही है बात। चलिए, क्लियर हो रही है आपको। देखिए इस कैलिपर्स के अन्य नाम भी है, उभयलिंगी कैलिपर्स, लेग और बिंदु कैलिपर्स, ऑड लेग कैलिपर्स। ये मतलब टाइप्स है, मतलब अन्य नाम भी है, उभयलिंगी कैलिपर्स, लेग और बिंदु कैलिपर्स, और उसके बाद ऑड लेग कैलिपर्स। ये क्या है, हमने क्या पढ़ा है आज, कैलिपर्स। कैलिपर्स के बाद कैलिपर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, कैसे मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद जेनी कैलिपर्स आया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम पढ़ने वाले हैं कि मार्किंग, टाइप्स ऑफ मार्किंग पंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ कि मार्किंग पंच के प्रकार ये पूछता है कि जो मार्किंग का जो पंच का जो आपका वो क्या बोलते हैं, जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, ये पूछा जाता है। सेंटर पंच का कितना होता है, प्रिंग पंच का कितना होता है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्किंग पंचेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। लेआउट की कुछ आयामी विशेषताओं को स्थायी बनाने के लिए पंचों का उपयोग किया जाता है। पंच दो प्रकार के होते हैं। देखिए पंच कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पंच कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए यहाँ दिया है कि पंच कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील के कठोर और ग्रेनाइट से बने सेंटर पंच और प्रिक पंच। मैंने बताया ना, सेंटर पहला होता है सेंटर पंच, दूसरा होता है प्रिक पंच। ठीक है, प्रिक पंच। क्लियर हो बात। दो टाइप्स के होते हैं, और ये पंच किसके बने होते हैं, तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो ये ध्यान रहेगा फ्रेंड्स कि जो पंच होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, सेंटर पंच होता है। दूसरा कौन सा होता है, प्रिंग पंच होता है। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए हम सेंटर पंच की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, सेंटर पंच की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कहेगा कि सेंटर पंच किसका बना होता है, तो आप कहेंगे हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, सेंटर पंच क्या होता है। सेंटर पंच में बिंदु का जो कोण होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बिंदु का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ALP CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा गया 2018 की वैकेंसी में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं भी ALP CBT 2 का एग्ज़ाम दिया था फ्रेंड्स। मैं सभी टेस्ट साइको में सब में पास था फ्रेंड। बस जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है फ्रेंड्स, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम 4.5 मार्क्स से रह गए, 4.33 मार्क्स से रह गए थे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं जब तैयारी कर रहा था, अभी भी तैयारी में ही लगा हूँ फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि जब उस समय जब 2018 का एग्ज़ाम दिया था, तो ये क्वेश्चन डिट्टो आया था कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स कि सेंटर पंच किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए सेंटर पंच में बिंदु का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। इससे बना पंच मार्ग चौड़ा होता है। इससे जो बना जो मार्ग होता है ये चौड़ा होता है। ये देखो नर्लिंग किया गया है, बताया था ना नर्लिंग किस लिए करते हैं, अच्छे से पकड़ने के लिए करते हैं, मजबूती से। इस पंच का उपयोग छिद्रों के केंद्र का पता लगाने के लिए, यानी जो हमारा पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट्स, ठीक है, जो हमारा होल है, सपोज दैट ये हमारा होल है, और इस होल्ड में एक होल है, होल में एक छोटा सा आपका क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है। इस पंच का उपयोग छिद्रों के केंद्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज ये होल है, इस होल का मुझे सेंटर पॉइंट बताना है, ठीक है,
होल का सेंटर पॉइंट बताना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम सेंटर पंच का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है। चौड़े पंच मार्क ड्रिल शुरू करने के लिए अच्छी क्या है, चौड़े पंच मार्क ड्रिल शुरू करने के लिए अच्छी सीटिंग देता है, गलत है, सेटिंग देता है हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? सेटिंग देता है, सेटिंग देता है, ये सीटिंग नहीं हो, सेटिंग देता है, अच्छा सेट हो जाता है, सेटिंग देता है। क्लियर है? सेटिंग देता है। क्लियर हो रही बात? तो ये आपका रह गया सेंटर पर। नर्लिंग है फ्रेंड, ये नर्लिंग। नर्लिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? नर्लिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से पकड़ सके, फिसलन ना हो, उसमें फिसलन ना हो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? आगे बढ़ जाए हम, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक आता है आपका देखिए, और एक देखिए, एक दूसरा जो हमारा पंच आता है, एक आता है प्रिक पंच। क्या होता है? प्रिक पंच। प्रिक पंच या इसी को क्या बोलते हैं? डॉट पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट, DOT है, डॉट पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डॉट पंच बोलते हैं। ठीक है, प्रिक पंच और डॉट पंच। देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, प्रिक पंच का कोण 30 या 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच का, ये आपका प्रिक पंच है, इसका 30 डिग्री या 60 डिग्री होता है। ठीक है, कब कब होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, आगे हम चर्चा करेंगे। 30 डिग्री पॉइंट पंच का उपयोग डिवाइडर की स्थिति के लिए किया जाता है। जब कोई भी लाइन दो पॉइंट्स में डिविजिबल होती है तब के लिए किया जाता है। आवश्यक हल्के पंच चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। मतलब 30 डिग्री का जो होता है हल्का पंच जो होता है पॉइंट बनाने के लिए कहा, जैसे हमको ये हल्का सा पॉइंट बनाना है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पंच मार्क में डिवाइडर पॉइंट को सही जगह मिलेगी 60 डिग्री का उपयोग, सभी 60 डिग्री का जो उपयोग करते हैं सभी चिन्हों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है और इसे डॉट पंच कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डॉट पंच। अगले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हमारा हैमर रहेगा। हैमर कितने टाइप्स के होते हैं, हैमर का उपयोग क्या है, ठीक है, कौन सा डायग्राम देकर भी पूछ देता है फ्रेंड्स, ये हैमर जो आपका ये हैमर है किस टाइप का हैमर है, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप मेरे कमियों को निकालें, देखें कहाँ कमी रह गई, आप बताएं मुझे, मैं इसको सुधार करूँगा। ठीक है, और आप कमेंट बताएं कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू।